ऑलराइट एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो एंड तक देखना इस वीडियो को इज़ अ मस्ट। सो हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था अपने 10 डेज़ ऑफ मास्टरिंग बाइनोमियल थ्योरम्स के प्रोग्राम के लिए, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को 10 दिन तक पर्सनली गाइड करता हूँ चैप्टर को मास्टर करने के लिए, है ना। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, जिसमें मेरा और स्टूडेंट का सब्सटैंशियल अमाउंट का एफर्ट लगेगा। तो ये वीडियो इस प्रोग्राम के बारे में नहीं है, ये वीडियो किसी और चीज़ के बारे में है। बट इस प्रोग्राम के दौरान मुझे एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ जानने को मिली, जिसकी वजह से मैंने कुछ डिसीजन लिए हैं ना, और उस डिसीजन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के दौरान मैं यूट्यूब पे सर्फ करने निकला था कि मैथमेटिक्स की कोई अगर अच्छी थ्योरी अवेलेबल हो तो मैं उन्हें प्रोवाइड करा दूँ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखने निकला। मैंने कम से कम 20-30-40 वीडियोस देखी, बहुत देर देर तक देखी। कुछ वीडियोस मैंने आधे आधे 40-40 मिनट तक देखी, आधे आधे घंटे मेरा मतलब। और इसके दौरान मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किया कि ज़्यादातर टीचर्स जो हैं कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या बेहतर है, क्या बेहतर किया जा सकता है ना। तो मैं बेसिकली रिसोर्सेज को देख रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें सीखता जा रहा था आजकल के ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल में और टीचिंग मेथड्स में। तो डेफिनेटली अगर मैं किसी स्टूडेंट को कोई थ्योरी रेफ़र करता हूँ तो वो थ्योरी जो है अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, वरना मैं क्या रेफ़र करूँगा। तो एक अच्छी थ्योरी के मेरे खुद के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, मेरे खुद के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, कॉन्क्रीट स्टैंडर्ड्स, कॉन्क्रीट पॉइंट्स हैं ना। वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, डेफिनेटली डिस्कस करूँगा उन पॉइंट्स को मैं बाद में, बट ये वीडियो जो है उन पॉइंट्स के बारे में नहीं है। सो यू विल हैव टू वेट फॉर दिस एंड लिसन टू दिस। तो एट दी एंड हुआ क्या, मुझे अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, है ना, जो मेरे कॉन्क्रीट पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से कोई भी थ्योरी आसपास भी नहीं लगी। और मेरे ख्याल से ये इस चीज़ का मेजर रीज़न है कि क्यों हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने चूज़ किया है, साइंस चूज़ करी है, जैसे मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री की वो तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो काफ़ी कमज़ोर रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट। जैसे तुम एग्जांपल लो, जैसे जेईई मेन 2018 की हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। 74 थी जेईई मेन 2018 की कट ऑफ। तुम ये सोचो कितने बच्चे देते हैं जेईई का पेपर, मान लो एवरेज लेते हैं 10 लाख। इन 10 लाख में से सिर्फ 10% सेलेक्ट होते हैं। मान लेते हैं 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मैं वेग फिगर्स बोल रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, होते तो वैसे थोड़े ज़्यादा ही हैं, बट जैसे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी 74 जो है मार्क्स आए थे जेईई मेंस में, और उसकी रैंक आई थी 1,02,000। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मान लो इसकी 1,02,018, सॉरी, इसकी 1,02,000 रैंक आई है, और इसके पीछे के जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्वालिफाइड नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। 74 से उनके कम नंबर आए हैं, 74 से कम आए हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है भाई कि ये जो 9 लाख बच्चे हैं ये 74 मार्क्स भी नहीं ला पाए, है ना। देखो सेलेक्ट तो उतने ही होंगे, ये मैं मान रहा हूँ, सेलेक्ट तो 10% बच्चे ही होंगे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको थोड़ा और डेप्थ से देखते हैं हम। डेप्थ से देखने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 74 मार्क्स ला पाए ये 9 लाख बच्चे। 74 मार्क्स पता है जेईई मेंस में तब आ जाते हैं जब तुम सिर्फ दिन में 2-3 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ते रहो, सिर्फ 2-3 घंटे, कोई बहुत ज़्यादा टफ मेहनत ना करो। जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, आसान होता है जेईई मेंस का एग्ज़ाम, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं चाहिए होती उसे करने के लिए। सिंपली तुम केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें क्रैम ही कर लो, या फिर तुम सब छोड़ो, तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ के चले जाओ, तुम 3 साल तक सिर्फ एक सब्जेक्ट मास्टर कर लो, तब तुम्हारे 74 से ज़्यादा आ जाएंगे। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा कोर में गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, है ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से ये जो कट ऑफ है इतनी ज़्यादा कम है। और इसके चक्कर में ऑन एन एवरेज लोगों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल घटता है, जिसके चक्कर में नेशन वाइड बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज लोगों की हालत सही नहीं है ना। इस छोटे से डेटा की मदद से मैं कुछ बड़ी चीज़ डिपेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो 9 लाख बच्चे हैं ये तैयारी तो जेईई की कर रहे हैं, मान लो, चलो इसमें से कुछ बोर्ड्स के हैं, कुछ रैंडमली दे रहे हैं, चलो 6 लाख तो जेईई की तैयारी कर रहे होंगे। तुम अपनी कोचिंग में देख लो कितने सारे सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो तो 2 साल से जेईई की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट देख तो रहे हैं, आके देख तो रहे हैं, सर से पढ़ तो रहे हैं, थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, कम से कम कुछ सवाल तो लगा रहे हैं, कुछ तो पता है उन्हें जेईई के बारे में। ऐसा क्या हो रहा है कि वो किसी चीज़ को 2 साल तक रोज़ देख रहे हैं, रोज़ उस चीज़ को जी रहे हैं, पर वो 74 मार्क्स नहीं ला पा रहे, वो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे कि उनके 74 मार्क्स नहीं आ पा रहे, या फिर वो इतना नहीं समझ पा रहे कि उनके 74 मार्क्स नहीं आ पा रहे। अब इसका कोई एक रीज़न नहीं होता है ना, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक कोई प्रॉब्लम, कोई अगर बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा हमें एनालिसिस करनी पड़ती है, फिर हम रिजल्ट पर आते हैं कि भाई ये गलती है, इसको सही होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को हम रैंडमली सॉल्व नहीं कर देते। रैंडमली अगर तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे ये सोच के कि भाई ये प्रॉब्लम तो ये करने से सही हो जाएगी, तो कई बार ऐसा होता है कि तुम एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हो बट तुम्हारे सोल्यूशन ने दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, है ना। इसके मैं एग्जांपल्स दूंगा, बट इसके बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी हैं। काफ़ी लोग हैं इस देश में ही जो कि बड़ी बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं,
बट एक्चुअली में उनकी एनालिसिस में कमी है काफ़ी ज़्यादा। वो प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं सॉल्व, बट बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट भी कर दे रहे हैं। और क्योंकि वो कम डेप्थ पर चीज़ों को देख पा रहे हैं ना, कम डेप्थ पर तुम चीज़ों को देख पा रहे हो, तभी तो ऐसा हो रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो कि और कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रही है ना, कम डेप्थ पर देख पा रहे हो। और यही हालत बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी हो गई है, वो कम डेप्थ तक देख पा रहे हैं चीज़ों को, और इस वजह से उन लोगों को सपोर्टर्स मिल जाते हैं बहुत सारे। और ये चीज़ ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को नेगेटिव नज़रिए से देखो, है ना। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसको हमें एनालाइज करना है। मान लो जेई मेंस की कट ऑफ 180 होती, 2018 में 74 थी, मान लो 180 नंबर जेई मेंस की जो है कट ऑफ होती तुम्हारी सेम लेवल के पेपर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बच्चा जेई मेंस क्वालिफाई भी नहीं कर रहा है उसके भी 180 नंबर आ रहे हैं, मतलब उसमें भी इतना दम है, हमारे देश के उस बच्चे में भी इतना दम है जो जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर रहा कि वो जेई मेंस में 180 नंबर लेके आ पा रहा है। तो अगर एक बच्चे में इतना ज़्यादा दम है, तो ये सारे जो कि जेई की तैयारी कर रहे हैं, इन बच्चों में इंडिविजुअली कितना ज़्यादा दम आ गया होगा, इनके अंडरस्टैंडिंग में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली जेई मेंस या जेई एडवांस क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल लेवल पे लोगों की कंडीशन को बेहतर करने की बात। क्वालिफाई तो यार हमेशा ही उतने करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि जो क्वालिफाई नहीं भी कर पा रहा है उसमें भी इतनी ज़्यादा समझ हो, और जो क्वालिफाई कर पा रहा है उसमें भी इतनी ज़्यादा समझ हो कि वो एक बेहतर ज़िंदगी जीना जानता हो। मुझे समझ नहीं आता क्यों इतने टॉप क्लास एजुकेटर्स होने के बाद भी, है ना, क्यों इतने ज़्यादा लोग जो 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसा होने के बाद भी 9 लाख बच्चे जो जेई की तैयारी करते हैं वो 74 नंबर नहीं ला पाते। क्या इसका रीज़न है कि एफ़र्ट्स कम डाले जा रहे हैं, या फिर क्या इसका रीज़न है कि पढ़ाया सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एक मोनोपोली है, या फिर सब इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाने में मज़ा आता है, बट उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी बेहतर होती है कि नहीं इस चीज़ से, बट क्योंकि उन्हें पढ़ाने में मज़ा आता है तो वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम एक साथ किसी इंसान के अंदर होती है, कोई बिल्कुल ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है कि भाई मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे बच्चों से कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है ना। सबके अंदर प्रपोर्शंस में थोड़ी थोड़ी कमियाँ होती हैं, सबके अंदर प्रपोर्शंस में थोड़ी थोड़ी बेहतर चीज़ें होती हैं। मेरे अंदर भी प्रपोर्शंस में बहुत सारी कमियाँ होंगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी। अच्छी चीज़ों को हमें बढ़ाना होता है, बुरी चीज़ों को हमें घटाना होता है, और ख़त्म करने की कोशिश करते रहनी चाहिए ज़िंदगी भर। तो हम इस थ्योरी के टॉपिक पे वापस आते हैं, है ना। तो अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जो मैंने अपने पेड कोर्स में थ्योरी बनाना शुरू किया था, है ना, जो कि फुल कोर्स फॉर जेई मैथ्स था, जिसमें मैं बहुत ही एक इंट्रिकेट वे में थ्योरी बनाता था। सेम थ्योरी मैं 2 तरह से प्रोवाइड करता था, एक समराइज्ड वे में, एक नॉर्मल वे में। मैं उस पेड कोर्स को करने वाला हूँ फ्री, है ना। मैं क्यों उसे फ्री करने वाला हूँ, इसका रीज़न ये है कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट इस कंट्री के लोगों के पास एक बेहतर थ्योरी होनी चाहिए, है ना। जो मैंने थ्योरी बनाई है वो बेहतर है मेरे हिसाब से, वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि वो मेरे एक बेस्ट या फिर बेहतर थ्योरी के स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। जब मैं बेस्ट बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग लाइफ बेस्ट रहेगी, बट मेरे हिसाब से ये मेरे स्टैंडर्ड्स को सबसे ज़्यादा मीट करती है। जैसे मेरे कुछ स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई एक अच्छी थ्योरी ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो जो मैंने थ्योरी बनाई है, मैंने उसमें मेहनत करी है कि मैं उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर पाऊँ, है ना। बनाने में मेहनत लगी है कि मैं उन पॉइंट्स को एक्चुअली में सेटिस्फाई कर पाऊँ। मैंने पहले सीखा है कि अच्छी थ्योरी कैसे बनाई जाती है, एक अच्छा टीचर कैसे बना जाता है, और फिर मैंने ये लेक्चर्स बनाना शुरू करे हैं। मैंने सिर्फ पढ़ाना शुरू नहीं कर दिया कि भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेरे को आता है, मेरे को अच्छा लगता है, चलो पढ़ाना शुरू करते हैं, नहीं। पहले मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि एक्चुअली में किसी को पढ़ाना क्या होता है, एक्चुअली में ये पढ़ के तुम उसके गोल में उसकी कैसे एफिशिएंटली मदद कर सकते हो, ये पढ़ा के मेरा मतलब, है ना। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया है, उसके बाद मैंने ये थ्योरी बनाई है। तो ये जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं मैंने उनको मीट करवाया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी लोग आ जाएँ जो कि मुझे भी पछाड़ दें, बट अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको बेस्ट पॉसिबल थ्योरी रखूँ, है ना। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इससे भी बेहतर कोई बनाना शुरू कर दे। तुम लोगों में से हो सकता है कोई ऐसा आ जाए जो मेरे से बेहतर बनाने लग जाए। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, फिर तो तुम मेरा काम भी और आसान कर दोगे। तो एक जो थ्योरी नाम की चीज़ होती है वो मेरे हिसाब से, जैसे जेई प्रिपरेशन है, थ्योरी बड़ी बेसिक चीज़ होती है। थ्योरी सबके पास एक अच्छी थ्योरी चीज़ों को समझने की अवेलेबल रहनी चाहिए, है ना। या फिर थ्योरी के साथ मैं बोलूँगा साथ में प्रैक्टिस भी, बेसिक प्रैक्टिस जो होती है जेई मेंस और एडवांस लेवल की। एक अच्छी थ्योरी को पेड कर देना, मेरे को ऐसा फील आता है कि आप हवा के पैसे मांग रहे हो। जब उस अच्छी थ्योरी में आप थोड़ी इंट्रिकेसीज लाते हो, नोट्स वगैरह डिलीवर करने लग जाते हो और चीज़ों को पर्सनलाइज कर देते हो, तो फिर डेफिनेटली आपका भी खर्चा लगता है, तो उसको पेड करना तो बनता ही है। और उस थ्योरी में अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो उसमें भी खर्चा लगता है। जैसे मैं अगर कोई वीडियो डिलीवर करता हूँ तो एक्चुअली में मेरे पैसे जाते हैं ना, कई डायरेक्शन से पैसे जाते हैं। तो ये मत सोचना कि कोई अगर फ्री में डिलीवर कर रहा है तो उसको भी ये फ्री पड़ रहा होगा। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट चीज़ें जाती हैं, है ना। तो मेरा ये गोल है कि जेई मैथमेटिक्स की
मैं पूरी थ्योरी जो है फ्री में डिलीवर करने वाला हूँ, जो कि मेरे पेड कोर्स का पार्ट थी। अगर कुछ लोगों ने पेड कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो उनको उनके पैसे जो हैं रिफ़ंड हो जाएंगे। बाकी देखो, मैं थ्योरी जो पढ़ाऊंगा वो मैं ट्रेडिशनल वे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, मतलब ऐसे तरीके से नहीं पढ़ाने वाला जिस तरीके से ऑलरेडी पहले कोई पढ़ा रहा है ना। अगर कोई ऑलरेडी वैसे पढ़ा रहा है तो मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, मैं तुम्हें उनका सीधे रेफरेंस नहीं दे दूंगा। तो इन टर्म्स ऑफ मैं थ्योरी को ऑर्गेनाइज कैसे रखने वाला हूँ और पैटर्न किस तरह से होने वाला है, डेफिनेटली वो जेई के साथ, प्रॉपर जेई के साथ अलाइनमेंट में तो होने ही वाला है। गोल यही रहेगा कि तुम जेई के कंसेप्ट्स को बेहतर तरह से समझ पाओ और सवालों को और बेहतर स्पीड से सॉल्व कर पाओ और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर पाओ और बेहतर एफिशिएंसी के साथ सॉल्व कर पाओ। ये तुम्हारे लिए डेफिनेटली एक बोर्डम तो नहीं रहने वाला अगर तुम ढंग से मेरे साथ अलाइनमेंट में रह के चलोगे। जितनी एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी एनर्जी से अगर तुम लेक्चर को देखोगे तो डेफिनेटली बोर नहीं होने वाले, ना तुम ना मैं। तो हम इसको शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। जब भी पहला लेक्चर अपलोड होगा तुम उसे देख लेना। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस थ्योरी को नॉर्मल वे में डिलीवर नहीं करने वाला, थोड़ी इंट्रिकेसीज रखूँगा मैं इसमें, तो वो चीज़ें समझना ज़रूरी है ना। पर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं ये अगर टॉपिक शुरू कर दिया तो इस पर घंटों की एक अलग से वीडियो बन जाएगी, है ना। कि मैं जो अपनी थ्योरी बनाने वाला हूँ उसको समझने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उसको बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सेस करने के लिए क्या क्या तुम यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये जो अपना यूट्यूब नामक प्लेटफॉर्म है, इस पर थ्योरी को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ही बेकार आइडिया है। देखो, ज़्यादातर क्रिएटर जो हैं यहीं से ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली और कहीं तो वो डाल नहीं सकते अपनी थ्योरी को, यहीं डालेंगे अगर यहीं से ग्रोथ है मेन। तो मैं भी यहीं पर डालने वाला हूँ ऑब्वियसली। बट थ्योरी का ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्लासिफिकेशन जो है, वो मैं वेबसाइट पे करने वाला हूँ JEEsimplified.com। तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो आने वाले टाइम में कौन सी थ्योरी आने वाली है, कौन कौन सी थ्योरी आ चुकी है, उसको बेहतर तरह से देखना, है ना, उसको बेहतर तरह से एक्सेस करना तुम्हें वेबसाइट पर मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैंने एक छोटा सा इंसाइट बताया है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और जो भी स्टूडेंट्स अपने सजेशन देना चाहते हैं ना, वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और तुम क्या चाहते हो कि मैं कौन सा चैप्टर पहले इंट्रोड्यूस करूँ। देखो, कुछ तो मैंने ऑलरेडी जो है बना रखे थे अपने पेड कोर्स में, तो वो तो मुझे लॉन्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो टाइम टू टाइम छोटे मोटे टाइम गैप्स के बाद में लॉन्च करता रहूँगा। बट उसके बाद तुम क्या चाहते हो, कौन से चैप्टर्स के साथ हम पहले आएँ, क्योंकि सबकी नीड्स अलग अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेजॉरिटी को टारगेट करूँ। तो ये चीज़ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हम पोल्स वगैरह के थ्रू ये चीज़ जानते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप ये थ्योरी तुम्हें हर तरह से अपग्रेड करेगी। सो या गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।